नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर के अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। जागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जागेश्वर में 3 दिन के लिए बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है। पीएम कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। पीएम नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आपको बताते चले कि यात्रा की शुरुआत पीएम मोदी अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम से करेंगे। जागेश्वर धाम अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए खासा महत्व रखता है। जागेश्वर धाम पतित पावन जटा गंगा के तट पर समुद्र तल से लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से शिवजी और सप्त ऋषियों ने यहां तपस्या की थी। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकौंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से अनुज अवस्थी संवाददाता सहयोगी जुड़े हमारे साथ में। अनुज, देखिए प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री का आगमन बेहतरीन होगा। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं। अगर बात करें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को सुबह 11:30 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर से शौकिया तल ग्राउंड में उतरेंगे और वहां से पैदल मार्ग होते हुए जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां इस तरीके से अलर्ट है कि 3 दिन पहले से ही जागेश्वर धाम में किसी भी पर्यटक को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। करीब 24 से 25 मिनट वो वहां पे बिताएंगे। वहां पे महामृत्युंजय मंदिर के भी दर्शन करेंगे, वहां भी पूजा अर्चना करेंगे, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक भी करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें वो मंदिर प्रांगण में पूरी परिक्रमा भी लगाएंगे। तो ये पूजा कहा जाता है 24 से 25 मिनट का ये जो कार्यक्रम है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे बिताएंगे। उसके बाद वो वहां से
हेलीकॉप्टर से जौलीकांग पहुंचेंगे और वहां से वो आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। आदि कैलाश के साथ साथ मानसरोवर झील की अगर बात करें या पार्वती कुंड की अगर बात करें तो वो वहां पे दर्शन करेंगे और कहा जा सकता है विभिन्न परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं उत्तराखंड को लेकर के। सबसे बड़ी चीज पूजा ये है कि उत्तराखंड में मानस खंड परियोजना लगातार पहले से भी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी सौगात दे सकते हैं। दर्शकों को बता दें कि मानस खंड जो परियोजना है कुमाऊं से और नेपाल को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको मानसखंड परियोजना के तहत रखा गया है। क्योंकि नेपाल बिल्कुल अपना पड़ोसी देश है भारत का और उत्तराखंड से लगा हुआ है, तो वहां से टूरिज्म को लेकर के कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, व्यापारिक संभावनाएं कितनी बढ़ सकती हैं इस मानसखंड परियोजना को लेकर के। क्योंकि जब सड़क बनेगी तो कई प्रकार की व्यापारिक संभावनाएं भारत को मिलने वाली है नेपाल से। तो कह सकता है एक तरीके से अच्छा मैसेज जाएगा नेपाल को लेकर के भी। साथ ही साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण का जो कार्य चल रहा है लगातार, उसकी भी संवेदना और सारी चीजें देखेंगे कि कितना कार्य अभी तक हुआ है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की अगर बात करें तो लगातार बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर के पीएमओ के अधिकारी भी आ रहे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं तो वो पीएमओ के जो कहा जा सकता है कि बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को भी देखेंगे। तो कहा जा सकता है उत्तराखंड को कई सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कहा, मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लोगों का एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद और तेलंगाना में भी देखा है। निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। और देखिए, मैं जिस प्रकार से मैंने जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद में और उसके आसपास तेलंगाना में जाकर देखा है, निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश दुनिया के अंदर भारत की स्वीकारता बढ़ी है, भारत के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है और G20 के आयोजन के बाद पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है, भारत की ताकत को देखा है और भारत आज दुनिया की नज़रों में एक ऐसे भारत के रूप में आ गया है कि जहां हर कोई गंभीरता से भारत के रुख का, हर किसी बड़ी घटना हो या कोई बड़ा कोई भी वाक्य हो, हर वाक्य में भारत के रुख का इंतजार करता है। तो निश्चित रूप से भारत की जनता और आने वाले समय में जो जिन राज्यों में चुनाव होने, वहाँ की जनता ने भी मन बनाया है कि डबल इंजन की सरकार होगी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और डबल इंजन होगा। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, उन राज्यों में भी नीचे तक वो विकास की योजनाएं पहुँचेंगी, विकास का काम पहुँचेगा और जो उनकी सोच है वो धरातल पर उतरेगी। तो इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। जगह जगह खनन के अवैध भंडारण हो रहे हैं। अवैध भंडारण करने वालों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। एसडीएम के निर्देश के बाद भी अवैध भंडारण जारी है। बीते दिनों हुई कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। एसडीएम के निर्देश के बाद भी अवैध भंडारण जारी है। बीते दिनों कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई अमल में लाई गई थी। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, अवैध खनन का मामला लगातार हरिद्वार क्षेत्र में सामने आता रहता है क्योंकि नदी का क्षेत्र है। अब ऐसे में खनन को लेकर के कल कई अवैध ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी हुई थी। बिल्कुल, लगातार ही हम देख रहे हैं कि अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन और जो प्रशासनिक अमला है लाख दावे करता है कि हरिद्वार जिले में अवैध खनन नहीं होगा, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो खनन माफिया है वो अवैध खनन का भंडारण करते हैं और उसके बाद अपनी चांदी काटते हैं। हालांकि समय समय पर जो प्रशासनिक टीम होती है वो लगातार कार्यवाही भी करती है और बीते दिनों हमने देखा है कि अवैध खनन के भंडारण को लेकर जो उप जिला अधिकारी है अजयवीर सिंह, उन्होंने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। उसके बाद कई दिनों तक जो खनन माफिया थे उनमें हड़कंप मचा रहा था, लेकिन उसके बाद अब फिर जो अवैध खनन करने वाले हैं, अवैध खनन को भंडारण करने वाले हैं, वो बेखौफ होकर यहाँ पर अवैध खनन का भंडारण कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो खनन माफिया है उन्हें किसी तरह का
कोई डर नहीं है, क्योंकि साफ देखा जा सकता है कि जो हरिद्वार का शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही जगह अवैध खनन के जो भंडारण है वो देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या आपके एसडीएम से बातचीत हुई है? क्योंकि देखिए उनके निर्देश के बावजूद भी इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। लगातार ही हमारी उप जिला अधिकारी से बात हुई है, जो खान अधिकारी हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने भी हमारे से बात की। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होगी। अगर उसके बाद भी नहीं खनन माफिया मानते हैं तो साफ कहा जा सकता है कि फिर प्रशासन की ओर से इन पर बड़ी कार्रवाई होगी, यानी कह सकते हैं मुकदमा भी किया जाएगा। जी चलिए बने रहिए हमारे साथ में संजय, क्योंकि अग्रिम खबरों पर आपकी जरूरत होगी। जिक्र हरिद्वार का करेंगे। हरिद्वार में पेयजल निगम की कार्यशैली से नाराज किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। अधिशासी अभियंता के ऑफिस पर धरना देने पहुंचे भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने विभाग पर पानी कनेक्शन देने में लापरवाही करने और सड़कों को बेवजह नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। किसान संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन उन्हें भरने अभी तक कोई नहीं आया। जबकि जिन इलाकों में पानी की लाइन डाली जा चुकी है वहां कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन भी नहीं दिए गए हैं। आपको बता दें, धरने पर डटे किसानों को अधिशासी अभियंता ने 1 हफ्ते के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। ये धरने पर आज हम बैठे, एक्शन साहब हमारे बीच में बैठे, तो आज ये हम आश्वासन ये दे रहे हैं कि जो जिन गांवों में लीकेज हो रही है वो लीकेज गांव में एक सर्वे टीम कराएगी और सर्वे तुरंत करने के बाद वो लीकेज बंद करेगी। और जिन गांवों में कनेक्शन छूट गए उन किसानों को, उन गरीब मजदूर आदमियों को सबको तत्काल कनेक्शन दिए जाएंगे। मरगूपुर में जब हमने 970 कनेक्शन कर दिए तो हमें विभाग को 11 कनेक्शन करने में या ना करने में कभी भी कोई ऐतराज़ होता ही नहीं है, जब पूरे गांव में हर एक घर में कनेक्शन किया जा रहा है। हमारे स्टाफ ने और हमारे ठेकेदार ने वहाँ कितनी बार प्रयास किए। लोगों को सिर्फ एक ये डर था कि हम सड़कें खोद देंगे, उसके बाद कितने दिन बाद ठीक होगी, तो उन लोगों ने काम नहीं करने दिया। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं करा, लोगों ने करने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी हमने लेबर भेजी हुई है, पाइप का अरेंज करा, सब कुछ करा। तो वो 1 हफ्ते में आज इनसे बात हो गई है। इनको कह दिया गया है कि एक बार बता दिया जाए कि 10 कनेक्शन बाकी है, 15 कनेक्शन बाकी है। इन्होंने पिछली बार 9 बताए, हमने 42 करवाए। हरिद्वार में डेंगू का डंक बेकाबू हो चला है। अब तक 520 तक पहुंच गया है आंकड़ा। सोमवार को 7 मरीजों में पुष्टि हुई थी। डिबरी क्षेत्र में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। इलाके में जागरूकता अभियान जारी है, लगातार कीटनाशक का छिड़काव भी हो रहा है। टेबड़ी क्षेत्र में बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की उम्र महज 8 साल बताई जा रही है। तो हरिद्वार में डेंगू से हाल बेहाल है। सोमवार को 7 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसके बाद टिबड़ी क्षेत्र की बात करें तो एक बच्चे की मौत भी हो गई है, जिसके बाद प्रशासन जागा। ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, पूरे मामले में लगातार देखिए लापरवाही का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 8 साल के बच्चे की जान जाने के बाद प्रशासन जागा है, अब जाकर फॉगिंग करवाई जा रही है। देखिए, लगातार ही हरिद्वार की अगर बात की जाए तो जो डेंगू का खतरा है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह अलर्ट है। जगह जगह लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जो दवाई है कीटनाशक, उसका भी छिड़काव किया जा रहा है। यानी जब हम देखते हैं, लोगों के बीच जाकर लोगों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो जो स्वास्थ्य महकमा है वो आया ही नहीं है। एक और जब हम स्वास्थ्य महकमे से पूछते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनसे पूछते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हम लगातार जागरूकता कर रहे हैं और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। यानी इस बीच में लोगों को डराने वाली खबर भी आ रही है कि जो डेंगू का खतरा है वो आए दिन बढ़ रहा है। अगर अभी तक की बात की जाए तो 520 जो मरीज हैं वो डेंगू से पीड़ित है। हालांकि उनका भी लगातार इलाज चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए देहरादून की सड़कों को चमकाने का काम किया जा रहा है।
आपको बता दें कि सड़कों की दुर्दशा को सही करने के लिए शासन ने 6 सड़कों के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है, जिसका निर्माण 15 नवंबर से पहले पूरा हो जाएगा। गौरतलब ये भी कि देहरादून में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तो वहीं सड़कों के खस्ता हाल को देखते हुए सड़कों को चमकाने का काम भी किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार को जनता की कोई चिंता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने इन्वेस्टर समिट के हिसाब से ही काम कर रही है। देखिए, देहरादून में जो सड़कों की दुर्दशा है वो सुधर नहीं रही है। मुख्यमंत्री धामी जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया। उसका क्या लाभ मिला? वीआईपी रूट पर तो जो है आपने पेंटिंग कर दी, गड्ढे भर दिए, लेकिन आप वार्डों में जाइए ना, बस्तियों में जाइए, वहाँ देखिए कि सड़कों की क्या दुर्दशा है। लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ियों से चलना तो दूर की बात है। आखिर जो है गड्ढों की उन हालात को कौन देखेगा? कौन सी सरकार जो है उसमें सुधार करेगी? और आप पर्वतीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, वहाँ आपको सड़कें नज़र ही नहीं आएंगी। आपको सरकारी जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो वहाँ पर सड़कें नज़र आएंगी, लेकिन धरातल पर जो है सड़कें हैं ही नहीं। तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है लोगों की समस्याओं का समाधान करना? और अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर मीट के लिए 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अभी तो आप 450 करोड़ रुपए गड्ढा मुक्ति के लिए जारी कर रहे, तो 14 करोड़ में सड़कें कैसे सुधरेंगी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। केवल जो है इन्वेस्टर मीट को जाने वाली रोड का तो जो है सुधार हो जाएगा, लेकिन आम जनमानस के लिए जो सड़कें हैं दूर दराज में, वार्डों में, उनकी सुध कौन लेगा? इसका जवाब भी सरकार को। देहरादून एयरपोर्ट के लाइसेंस पर तलवार लटक सकती है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कभी भी हादसा हो सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निर्माण कार्य एयरपोर्ट के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। एयरपोर्ट के आसपास मनमर्जी से किए जा रहे हैं निर्माण कार्य। एयरपोर्ट प्रशासन ने आवास सचिव को पत्र लिखा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की डिमांड करी है। लक्सर की विष्णु विहार कॉलोनी की महिलाओं ने उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह से मुलाकात करते हुए कॉलोनी के कूड़े उठान का निस्तारण कराए जाने की मांग की है। दरअसल ग्राम पंचायत की ओर से कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने से ग्राम पंचायत की ओर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने कूड़ा उठाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। इस पर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने खंड विकास अधिकारी पवन सिंह सैनी को मामले की जाँच करते हुए तत्काल कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अभी तो हमें कुछ भी सामने नहीं आया। हमें तो कूड़े की व्यवस्था चाहिए। हमें तो जो कूड़ा उठ जाए हम लोगों का। इस वजह से हमारी कॉलोनी में बहुत गंदगी हुई है। एसडीएम साहब ने हमें दिया है, दिलासा दिया है कि हो जाएगा इसका। ये विष्णु विहार कॉलोनी से हैं सभी लोग। हमारा मेन मुद्दा है कूड़ा। अब देखिए, मोदी जी तो बोल रहे हैं स्वच्छ भारत को स्वच्छ करो और स्वस्थ रहेगा। स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ भी रहेगा सर। हम लोगों के यहाँ 1 महीने से कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग चाह रहे हैं सर कि कूड़े का निस्तारण की व्यवस्था हो। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, लक्सर का जिक्र करते हैं। लक्सर नगर पालिका परिसर में आयोजित मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अम्बरीश गर्ग ने फीता काटते हुए की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की ओर से चलाया जा रहा ये कार्यक्रम देश की एकता अखंडता को हमेशा कायम रखेगा। देश को आज़ादी दिलाने में जिन महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और जिन वीर सपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये मिट्टी उनकी जन्मभूमि से भी इकट्ठा होकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जाएगी, जिससे वहां पर अमृत वाटिका बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन वीर सपूतों की वजह से ही आज हम लोग आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें उनकी आज़ादी में दिए गए योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि अमृतकाल के समय में मेरी माटी और मेरा देश, यानी कि हमने अपनी माटी को अपनी माता से संज्ञान दिया है कि मेरी धरती माँ है और साथ में मेरा देश है। अगर हम सभी लोगों से मिलकर सबकी भावना ये बढ़ाते हैं कि सबको मिलजुल कर
अपनी माता का एक सौहार्द करें, ताकि हमारी माता एक जन्म देने वाली है, दूसरी माता हमारी धरती माँ है, जिस पर हम न्योछावर हैं। जो हमें पाल पोस कर बड़ा करती है तो धरती माँ करती है। तो इसी के साथ हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो हमें आज संकल्प हमें दिलाया, मेरी माटी मेरा देश का, वो हम सब लोगों के लिए बड़ा ही एक शुभ अवसर है। और हम सब लोग मनोभाव से इसका आदर सम्मान करें और एक नई ऊर्जा की तरफ हम लोगों को वसुधैव कुटुंबकम, सभी को हम एक परिवार से जोड़ते हुए एक माला में पिरोने का ये काम करते हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।